धीरे धीरे सिराजुद्दौला को समझ में आने लगा कि अंग्रेज ऐसे मानने वाले नहीं, और उसने उनका विरोध जताना शुरू कर दिया। लेकिन अंग्रेज जो थे वो इससे पहले फ्रांसीसियों से उनकी विजय हो चुकी थी आंग्ल कर्नाटक वार में। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम उत्साहित हो गए थे। जब हम कुछ छोटी सी चीज़ भी हमें मिल जाती है ना, तो कितना मज़ा आने लगता है ना, कितना ज़्यादा हम अपने आप को हीरो समझने लगते हैं। तो सेम कंडीशन अंग्रेजों के साथ उस टाइम हुई। वो भी उस टाइम अपने आप को बहुत ज़्यादा उत्साहित महसूस कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला की चेतावनियों को उन्होंने अनदेखा किया। अब सिराजुद्दौला ठहरा बंगाल का नवाब, और नवाब साहब की कोई बात ना माने, ऐसा पॉसिबल है? नवाब तो नवाब होता है। जैसे कुछ बच्चे अपने घर में नवाब होते हैं माँ बाप के लिए, लड़के अधिकतर मम्मी के लिए नवाब होते हैं, लड़कियां पापा की परी होती हैं, है ना। ये मेरे शब्द नहीं है पापा की परी, इनसे मैं अपना एकदम किनारा करता हूँ। ऐसा मेरा कोई डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ कि ऐसी मेरी कोई सोच नहीं है, ना मुझे इससे कोई लेना देना है। बहुत सारी रील्स में और बहुत जगह मैंने ऐसा देखा हुआ है कि पापा की परी और लड़के पापा का परा, तो उसी को मैं संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं समझता हूँ कि जो बेटे होते हैं वो मम्मियों के ज़्यादा करीब होते हैं, और बेटियाँ होती हैं वो पापा की ज़्यादा करीब होती हैं। ऐसा है? या शायद हो सकता है मुझे ही लग रहा हो ऐसा। है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ही है। कई केसेस में उल्टा भी होता है, कुछ बेटे पापा के परा होते हैं और बेटियाँ मम्मी की परी होती हैं। तो सेम वही हुआ कि नवाब साहब तो नवाब हैं, बेटे मम्मी के लिए नवाब ही होते हैं कि मम्मी ये नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा। हाँ, कद्दू की सब्ज़ी, लौकी, रोज़ लौकी, सुबह लौकी, शाम को लौकी, दोपहर को लौकी, 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 नहीं खाऊँगा। लेकिन अब क्या बीत रही दोस्त? जो मिल जाए वही खा लोगे ना? यही इसीलिए नवाब, जब तक माँ-बाप के उसमें रहते हैं हम लोग संरक्षण में, तब तक ही नवाब होते हैं। तो और नवाब साहब की कहानी, शायद लखनऊ वाली कहानी तो आप लोगों को पता ही होगी। लखनऊ के नवाब साहब की। एक लखनऊ, चलिए मैं बता देता हूँ। तो लखनऊ के नवाब थे, उनका प्रॉपर नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। तो लखनऊ पे जब अंग्रेज कब्जा करने आए, तो जब वहाँ अंग्रेज पहुँचते हैं, तो जितने वहाँ के दरबारी थे, आसपास के लोग थे, सब जल्दी जल्दी भागने लगते, सब भाग गए। अंग्रेजों ने पूरे लखनऊ पे कब्जा कर लिया, धीरे धीरे उस किले पे कब्जा कर लिया। जब पहुंचे तो उन्होंने देखा नवाब साहब नहीं भागे हैं, बैठे हुए हैं। तो उन्हें लगा वाह, ये होता है जज्बा अपने राज्य के प्रति, अपने लोगों के प्रति। कि पूरा सब भाग गए, सारे सैनिक भाग गए, सारे कर्मचारी भाग गए, लेकिन नवाब साहब नहीं भागे। इतना लगाव है उन्हें अपने मिट्टी से। जैसे एक शिप पे कैप्टन जो होता है, शिप डूब जाता है लेकिन कैप्टन शिप नहीं छोड़ता है। तो उनको लगा कि वाह, नवाब साहब, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए नवाब साहब से। बट उनके मन में आया कि देखिए, नवाब साहब की भी राय जानने की कोशिश करते हैं, नवाब साहब क्या कहते हैं, क्यों नहीं भागे। तो उन्होंने पूछा कि नवाब साहब आप भागे क्यों नहीं? बोले भागते क्या, कोई जूते पहनाने वाला नहीं था। तो ये थे लखनऊ के हमारे नवाब साहब। ये है लखनऊ की नवाबी। लखनऊ को ऐसे ही नहीं नवाबों का शहर कहा जाता है। तो ऐसे ही बेटे भी नवाब होते हैं अपने माँ बाप के या माँ के। तो ऐसे ही सिराजुद्दौला जी थे, वो भी बंगाल के नवाब थे। तो उनकी नाफरमानी, अंग्रेजों की नाफरमानी उनसे देखी नहीं गई।
20 जून 1757 को उनका मूड खराब, आखिरकार उनका 20 जून 1757 मूड खराब हो गया। तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, इतने दिन से समझा रहे हैं मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं माने। जैसे नहीं माँ बाप होते हैं, बेटा मान जाओ, छोटा बच्चा नहीं होता कें या शैतानी करता रहता है। आखिर फिर मम्मी क्या करती हैं, दो चार लगाई थी। तो वही हाल अंग्रेजों के साथ हुआ। सिराजुद्दौला जी उनसे कह रहे थे कि मान जाओ भैया, थोड़ा औकात में रह लो, थोड़ा सा समझ बूझ के रहो, अच्छे से व्यापार करो। लेकिन नहीं, नहीं, हर बात में नहीं, नहीं। तो वही अंग्रेजों के साथ हुआ। सिराजुद्दौला का मूड खराब हुआ, 20 जून 1757 को उठे और कलकत्ता पर अटैक कर दिया। कब अटैक किया? 20 जून 1757 को। तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ऐसा, इसके चक्कर में, सॉरी 20 जून नहीं, 20 जून 1756 को। 1727 जून को तो प्लासी का युद्ध ही हुआ था। 20 जून 1756 को अटैक कर दिया उन्होंने और अंग्रेजों को वहां पे हरा दिया। लेकिन एक गलती कर दी सिराजुद्दौला जी ने। अंग्रेज थे मुट्ठी भर, लेकिन उनके अंदर एक दूसरे के प्रति बहुत लगाव था। एक चीज सोचो कि भारतीयों, अधिकतर हमने देखा कि, अधिकांशतः हमने देखा कि अंग्रेजों ने भारत पे कैसे आक्रमण किया या कैसे भारत को जीता। उनमें एकता थी, पहली चीज तो जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, एकता थी। एक कभी सुना होगा कि अभी आगे ही हम पढ़ेंगे मीर जाफर को, सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर देता। लेकिन किसी युद्ध में आपने पढ़ा कि किसी अंग्रेज ने अंग्रेज के खिलाफ गद्दारी की? रेयरली ही ऐसा हुआ कि कोई अंग्रेज दूसरे अंग्रेज का खिलाफत किया हो या उसने उसके खिलाफ गद्दारी की हो। और पूरे इतिहास में हम अधिकतर देखते रहते हैं कि किसी न किसी हिंदुस्तानी ने हिंदुस्तानी के प्रति गद्दारी की। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हिंदुस्तानियों के खून में ही गद्दारी है, लेकिन थोड़ा सा जो अंग्रेजों की जो स्ट्रेटेजी थी, जो लालच देने की कला थी, जैसे प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को, एक तो ये लोग पहले से ही उनके दरबारी पसंद नहीं करते थे, दूसरा इन्होंने मीर जाफर को राजा नवाब बनाने का ऑफर दिया कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे। तो जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने एक भारतीय को दूसरे भारतीय के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया। और 1857 की क्रांति में जब इन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम एक साथ 1857 की क्रांति में लड़े, उसके बाद इन्होंने फूट डालो और राज करो नीति अपनाई। हालांकि ये नीति तो उनकी पहले से ही थी, फूट डालो और राज करो की, जो यहीं से हमको देखने को मिलती है मीर जाफर के साथ ही, कि बंगाल के नवाब और उनके दीवान के बीच में ही फूट डाल दी। किंतु हिंदू मुस्लिमों को अलग करने की, तो पृथक करने की कला ये 1857 से है और शायद आज भी यह कला चल रही है। यद्यपि गोरे अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन जो उनकी नीतियां थी वो अभी भी विद्यमान है भारत में। हमें आज़ादी मिल तो गई है, हम आज़ाद हैं, हम अपना सब कुछ आज़ाद देश में, हम अभी 15 अगस्त आने वाला है 5 दिन बाद, लेकिन जो काफ़ी चीज़ें अंग्रेज़ों की थी हमारे देश में, कहीं ना कहीं हमारे अंदर विद्यमान रह गई, हमारे देश में विद्यमान है, अभी भी विद्यमान है। फूट डालो की ये जो नीति है, अभी भी राजनेता ऐसा कर रहे हैं, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं समुदाय के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं राज्य के नाम पे, कि फूट डालो ही तो है। सेम कंडीशन अंग्रेजों ने अपनाया था और वहीं से यह चल करके यहाँ आए। लेकिन इससे सबसे बड़ी समस्या जो होती है, हमारा अपना जो सामूहिक विकास है, जो समुदाय, जो हम इकोलॉजी में समुदाय पढ़ते हैं, उससे जो जो एक साथ मिलकर एक दूसरे के घटक, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, उसमें जो फायदा है वो अलग अलग रह कर फायदा नहीं है।
यूनिटी, यूनिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर यूनिटी होगी ना तो प्रॉस्पेरिटी अब खुद ब खुद आएगी। यूनिटी इज इम्पोर्टेंट, प्रॉस्पेरिटी फॉलोज, prosperity follows bro, prosperity follows unity, focus on unity। सो यूनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात मानिए आप, चाहे वो परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे जो हो। तो हमें ऐसे ही नहीं कहा जाता यूनाइट होकर रहना है, लेकिन जो अंग्रेजों ने वो नीति अपनाई वो अभी भी यहाँ पे है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देने की अभी भी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है हमारे देश में, और लोगों की सोच में भी सुधार की आवश्यकता है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम, इतिहास इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं कि हम समझें चीज़ों को। इतिहास पढ़ने के बाद, समझने के बाद इंसान को मैनिपुलेट करना बहुत कठिन हो जाता है। इंसान इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं होता, वो समझ जानता है कि कैसे ऐसे ऐसे कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूक फूक कर भी पीता है। तो जब किसी ने इतिहास पढ़ा हुआ है, उसने देखा हुआ है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ तो उसका ये कॉन्सिक्वेंसेस निकले। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इतिहास हमें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि पढ़ लिया, क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए और याद कर लिया, रट लिया, एग्जाम में गए और लिख लिया। नहीं, इतिहास हमें अपनी लाइफ में समझना है, चीज़ों को समझना है। जब हम इतिहास पढ़ लेंगे, एक बार अपने मन में समझ लिया ना मैंने कि कैसे क्या हुआ था, तो हम भविष्य देखने लगेंगे। वो कहते हैं क्या है कि एक्सपीरियंस, हिस्ट्री हमें एक्सपीरियंस देता है। तो किसी के पास एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसे भविष्य की चीज़ें दिखती हैं। तो जब एक बार पूरा हिस्ट्री समझ लोगे ना, तुम्हें फ्यूचर दिखने लगेगा। फ्यूचर देखने का सबसे अच्छा जो एसेट है वो है हिस्ट्री। किसी भी इंसान की हो, किसी भी देश की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी व्यक्ति की हो, अगर आप उसका इतिहास जानते हैं तो आप उसका फ्यूचर समझ सकते हैं क्या होगा। तो अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है, किसी के व्यक्ति के बारे में जानना है, कोई हमारा जीवन साथी बनने वाला है, कोई हमारा साथी बनने वाला है, या किसी से हम के साथ हम बिजनेस करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, आगे हम जीवन में क्या करने जा रहे हैं उसके साथ, और उस व्यक्ति के बारे में जानना है कि यह कैसा हो सकता है या कैसा होगा, या हमारा संबंध इसके साथ आगे कैसा होगा, तो आप उसका इतिहास देख लीजिए। आप उसका इतिहास देख लेंगे ना, तो आपको उसका भविष्य समझ में आने लगेगा कि ये इंसान हमारे साथ ऐसा कर सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, हम जान सकें चीज़ों को कि ऐसा हमारे देश में हुआ था, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो हम आते हैं क्लासिकल युद्ध पे। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला अटैक कर देता है कलकत्ता पे, और कलकत्ता को जीत लेता है। किंतु जो वो सबसे बड़ी गलती उसमें करता है, कुछ लोगों को वह एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है, जिसे काल कोठरी की घटना कहते हैं। काल कोठरी की घटना आई थिंक आप सब लोगों ने सुनी ही होगी। तो काल कोठरी की घटना होती है जो लगभग 70 से 75 लोगों को 10 बाई 10 के कमरे में बंद कर देता है। एक छोटे से कमरे में सोचो, अगर इतने लोग बंद कर दिए जाए तो क्या स्थिति होगी। उसमें से लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। यह बात मद्रास तक पहुंचती है। वहां से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है कलकत्ता। रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता पहुंचता है, और आते ही आते वह सबसे पहले कहाँ पे अटैक करता है? सिराजुद्दौला ने किस स्थान को जीता था? किसको जीता था भाई? कलकत्ता। रॉबर्ट क्लाइव आएगा तो कहाँ पे अटैक करेगा? कलकत्ता पे, और कलकत्ता को जीत लेता है। उसके बाद वह चंद्रनगर पर आक्रमण करता है और चंद्रनगर को भी जीत लेता है।
जिसके परिप्रेक्ष्य में 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में एक युद्ध होता है। कब होता है प्लासी का युद्ध? 1757 को। कब 1757? 23 जून 1757। कालकोठरी की घटना कब होती है? 20 जून 1756। 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ सिराजुद्दौला के लगभग 1,00,000 सैनिक और अंग्रेजों के पास सिर्फ 20,000। तो जीतता कौन है? अंग्रेज। क्यों? मीर जाफर की मेहरबानियों की बदौलत। अंग्रेज मीर जाफर को यह वादा करते हैं कि वह सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित करते हैं, जिससे एक तरफ अंग्रेज होते हैं, एक तरफ सिराजुद्दौला की सेना होती है, किंतु पीछे से मीर जाफर की सेना सिराजुद्दौला का अटैक करती है और सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ता है। किसका सामना करना पड़ता है? हार का। क्यों? क्योंकि मीर जाफर की गद्दारी की। गद्दारों की कोई वो तो होती नहीं है, गद्दार तो सबके जीवन में होते ही हैं। वो एक शायरी है ना इस पे, क्या शायरी है? एक दौर में हमने एक नागिन के होंठ सूंघे। एक सेकंड का समय दीजिए। हम्म, तो सिराजुद्दौला मीर जाफर को कहते होंगे, जिसकी मिसालें दिया करता था लोगों को, जिसकी नजरें उतारा करता था। मेरी नजरों से गिरा है वो शख्स, जिसकी मैं नजरें उतारा करता था। कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग ऐसे ही हमारे जीवन में भी आते हैं, जो बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। जैसे मीर जाफर सिराजुद्दौला को सिखा करके चला गया होगा कि भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा बहुत गंदी चीज है। उम्मीद किसी से रखो ही मत कभी। उम्मीद क्यों ही रखनी है भाई? भरोसा सिर्फ अपने पे रखना है। और जब दूसरे पे भरोसा होता है ना, और वो शख्स जाता है या जब गद्दारी करता है, जब भरोसा टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। मैं तो कहता हूँ कि किसी पे भरोसा मत करो, स्वयं पे भरोसा करो, भगवान पे भरोसा करो। यदि खुद पे भरोसा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, छोड़ के चला जा रहा है, कब क्या कर रहा है, फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों ही किसी पे भरोसा करना है, जब जानते हैं कि इस दुनिया में भरोसे नाम की कोई चीज ही नहीं है कि नहीं? ऐसा आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी को पे बहुत भरोसा किया हो, लेकिन वो शख्स भरोसे के लायक ना हो? और भरोसे के लायक हो ना हो, ये बात की बात है, करना ही क्यों है भरोसा? लेकिन जब, क्योंकि जब भरोसा टूटेगा ना, तो फिर बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा। होगा? हुआ है कभी? और फिर यही निकलेगा, या यही निकलता है जब भरोसा टूटता है तो। जिसकी मैं मिसालें दिया करता था लोगों को, जिसकी मैं मिसालें दिया करता था लोगों को, जिसकी बातों से खुद को निखारता था, जिसकी मिसालें दिया करता था मैं लोगों को, जिसकी बातों से मैं खुद को निखारता था। मेरी नज़रों से उतरा है वो शख्स, जिसकी मैं नज़रें उतारता था। तो ये सब
ना कहना पड़े, ना इन सब की आवश्यकता पड़े, तो इसके लिए सबसे अच्छा है स्वयं पे भरोसा करें, स्वयं पे भरोसा रखें। यही सबसे अच्छी चीज़ है लाइफ में। भरोसा अपने आप पे रखोगे तो सबसे मजबूत रहोगे, आगे बढ़ोगे। तो हमने देखा कि क्लासिकल युद्ध, आइए क्लासिकल युद्ध पे फिर से आते हैं। भरोसा तो सिराजुद्दौला का भी नहीं टिका, मिर्जाफर ने धोखा दे दिया और सिराजुद्दौला हार गया। उसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, किंतु मीर जाफर बहुत दिन तक बंगाल का नवाब नहीं रह सके। क्या होता है मीर जाफर के साथ, कैसे मीर कासिम बनता है बंगाल का नवाब, फिर क्यों बक्सर का युद्ध होता है, इसको अब हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।